हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन में अजीत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और उसके आधार पर हमने देखा कि पेंजिए के विखंडन के बाद जो वर्तमान में महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप है वह निर्धारित हुआ। और कहीं ना कहीं जो वेगनर साहब ने जो पलबलित पर्वत और द्वीपों की जो व्याख्या की थी, निर्माण की, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने उसको कल्पना के आधार पर उसको मानने से इनकार कर दिया। और इसी के आधार पर सन 1960 के बाद भौगोलिक घटनाओं के अध्ययन के क्रम में विभिन्न प्रकार से भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन किया। और सबसे पहले टूजो विल्सन ने जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसमें प्लेट की संकल्पना दी कि किस प्रकार से सबसे पहले हम देखें कि प्लेट क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक में तो प्लेट की हम बात करें तो जो हम अब थोड़ा सा प्लेट को जानने के लिए हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते हैं, है ना। जिस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो एक खंड ले हम पृथ्वी का, तो जो ऊपर का भाग है यानी हमने देखा क्रस्ट में, तो क्रस्ट पर कहीं ना कहीं हमने देखा तो 35 किलोमीटर तक है हमारी क्रस्ट। फिर इसके थोड़े से अंदर मेंटल में जाएं हम तो मेंटल में जो है मेंटल के भाग को मिलाकर कुल मिला के 100 किलोमीटर की गहराई तक इससे बनता है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में जो है जो पृथ्वी के भूखंड पर जो बड़े बड़े या कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे ही हम प्लेट कहते हैं, जो विभिन्न दिशाओं में संचरण करते थे और करते रहे, अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे इसी प्रकार से। और इसी आधार पर विभिन्न पर्वतों का निर्माण होता है और विभिन्न जो सागर बनते हैं, धीरे धीरे सागर और महासागर का निर्माण होता है वो इसी आधार पर होता है। तो हम बात करें तो लिथोस्फीयर में पाई जाने वाले छोटे छोटे खंडों को या स्थल खंड के भाग को हम प्लेट कहते हैं, अब जो कि संचरण करती रहती है विभिन्न दिशाओं में। अब हम बात करें तो ये प्लेटें हैं वो किस प्रकार से संचरण करती हैं, क्या ऊर्जा मिलती है इसको कि ये प्लेटें संचरण करती हैं। तो इस आधार पर देखें हम तो इसके अंदर मेंटल में ही लिथोस्फीयर के बाद जो एस्थेनोस्फीयर आता है, जिस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम अध्ययन कर चुके हैं। एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं उठती हैं। अब भाई संवहन धाराएं क्या होती हैं, ये कन्वेंशनल संवहन धाराएं। अब संवहन धाराएं जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो कि गर्म वायु या शुष्क हवा ऊपर की ओर शुष्क गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, उससे ही हम संवहन धाराएं कहती हैं। और जो कि एस्थेनोस्फीयर से उठती हैं और कहाँ पड़ती हैं, सीधी लिथोस्फीयर में। अब लिथोस्फीयर में क्या है, प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें हैं। अब इनको ऊर्जा मिलती है तो कहीं ना कहीं ये संचरण करती हैं, विस्थापित होती हैं और उसी आधार पर कोई प्लेटें आपस में टकराती हैं, किसी का विखंडन होता है, कोई घर्षण करती हुई फॉल्ट का निर्माण करती हैं। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार जो महाद्वीप बने हैं और जो हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, एटलस पर्वत है, यहाँ प्लेशियन आल्प्स पर्वत है, उन सब का निर्माण किस प्रकार हुआ और किन प्लेटों के टकराव से हुआ, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन करेंगे हम। तो बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि इसकी, जैसा कि आप समझ ही पा रहे हो कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। तो हम बात करें अगर पृथ्वी पर जिस प्रकार से भूकंप, ज्वालामुखी और जो डिसास्टर्स हैं जितने भी, तो इनकी तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से की जा सकती है। तो इसी आधार पर इसकी संकल्पना दी और जो कि मैंने बताया टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट की थी। फिर जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है कैसे कार्य करता है तो उसको जो है प्रकाशन में हम बात करें इसकी संकल्पना दी मॉर्गन साहब ने। फिर इसके बाद 3 भूगोलवेत्ता और रहे जिन्होंने इसको प्रकाशित किया और बिल्कुल अच्छे ढंग से इसकी संकल्पना दी। हम बात करें तो इसमें 3 वैज्ञानिक हैं यानी मैकेंजी, विल्सन और अगले आते हैं हमारे पार्कर। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इसको प्रकाशित किया और इसकी पूरी संकल्पना दी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको बेसिक देखा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का और किस प्रकार कार्य करता है ये, इसको हम अब पढ़ते हैं आगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक और
इसमें थ्योरी काम करती है वो है सागर नितल प्रेषण, है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं इसको, सागर नितल प्रसरण। अब इसकी संकल्पना जो है, अब सागर नितल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, इसकी संकल्पना दी किसने, हैरी हेस महोदय ने, हैरी हेस महोदय ने दी 60 में। अब हैरी हेस महोदय ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, जो हम देख पा रहे हैं जी अटलांटिक महासागर में है जी, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक कटक है जी। अब इसका निर्माण हुआ, इसका अध्ययन किया, तो जिस प्रकार से हम देखें कि अब प्लेटें विभिन्न दिशाओं में संचरण कर रही हैं, इसकी निश्चित दिशा है। अब सामान्यतः हम देखें तो जो अटलांटिक कटक है, तो इस प्रकार जो प्लेट है वो कहीं ना कहीं जो है विपरीत दिशाओं में संचरण कर रही है। तो इस आधार पर हैरी हेस महोदय ने देखा कि इसमें जो है, अगर हम जैसे दक्षिण अमेरिका और साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, अगर उसकी ओर देखें तो जहाँ पर उन्होंने देखा कि जहाँ पुरानी चट्टानें दिखी उन्हें, और इसी प्रकार अफ्रीका और यूरोप में देखा जहाँ पुरानी चट्टानें मिली, और जब उन्होंने देखा बिल्कुल कटक के मध्य में तो नई चट्टानें उन्हें प्रदर्शित हुई। अब जब ये दृष्टिगत हुई कि नई चट्टानें कहीं ना कहीं कटक पर हैं और इधर की ओर आए नॉर्थ अमेरिका की ओर या साउथ अमेरिका की ओर, तो यहाँ उन्होंने देखा कि पुरानी चट्टानें हैं। अब उन्होंने अध्ययन किया, या हम खुद सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी पर जब निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं पर्वत और जो पृथ्वी के भूखंड हैं वो एक ही समय के हैं, एक ही काल के हैं। तो इस आधार पर उन्हें थोड़ा भ्रम लगा कि ऐसा कैसे है, तो इसको जानने का प्रयास किया। तब बिल्कुल ये संकल्पना आई, कहीं ना कहीं इसका विकास हुआ, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से जब टेंशन पड़ता है तब टेंशन में विखंडन होता है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब लिथोस्फीयर में जब प्लेटें विखंडित होती हैं तो स्टेनोस्फीयर में कहीं ना कहीं जो संबंध धाराएं उठती हैं उससे विखंडित होती गई। तो यहाँ पर अब जैसा मैंने आपको पहले ही पता होगा कि जो 100 किलोमीटर के अंदर बात करें पृथ्वी गहराई में, तो सेमी लिक्विड अवस्था में मेंटल में, तो उसको हम स्टेनोस्फीयर में बिल्कुल सेमी लिक्विड है, तो उससे जो है संबंध धाराएं उठती हैं, जो विखंडन होता है तो बिल्कुल रिप्ट घाटी बन जाती है। इसको पढ़ेंगे हम आगे बिल्कुल विस्तार से। तो वहाँ अंदर से सेमी लिक्विड जो लावा निकलता है, हम बात करें लावा की, तो जैसे ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो जो गर्म पदार्थ निकलता है, तो अगर वो सतह के नीचे है पृथ्वी के तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर आने लगता है तो उसे लावा कहते हैं। तो लावा कहीं ना कहीं जब ऊपर आता है और जब लावा ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ चट्टानों का विकास होता है। तो इस आधार पर उन्होंने देखा यहाँ नई नई चट्टानें बनती गई, बिल्कुल नई नई चट्टानों का विकास हो रहा है। और आगे की ओर जैसे हम बात करें, अगर हम ऐसे बात करें एक यहाँ स्टॉप मान लें और यहाँ से कुछ तरल पदार्थ आ रहा है, या हम बात करें स्टेनोस्फीयर से जिस प्रकार से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, तो ऐसे इधर की ओर यहाँ चट्टानों को विस्थापित करता गया और यहाँ अपनी जगह स्थापित की, और जो इसी प्रकार से जो पुरानी चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप की ओर आते आते गर्त में चली जाती हैं। तो इस आधार पर नई चट्टानों का विकास हो रहा है और पुरानी चट्टानें जो है गर्त में जाती जा रही हैं। तो उन्होंने देखा, तो इस प्रकार इसके पीछे जानने का प्रयास किया, तो यही निकला कि पृथ्वी पर जो स्टेनोस्फीयर है, पृथ्वी के गर्त में हम बात करें गहराई में स्टेनोस्फीयर, तो वहाँ से संबंध धाराओं के उठने के कारण प्लेटें संचरण करती हैं और उसी आधार पर प्लेटों का विखंडन, संचरण और उसके किनारों पर फॉल्ट बनती हैं। तो अब देखते हैं हम बिल्कुल गहराई से कि किस प्रकार से जो है प्लेटें संचरण करती हैं। तो कुल मिला के जब प्लेटों की बात आती है, तो जो आप लोग लाइन्स देख रहे हैं ये प्लेट हैं। तो हम बात करें तो प्लेटों के संबंध में बड़ा विवाद है कि कितनी प्लेट है। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या माने जाए तो 100 बताते हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें तो कुल मिला के 6 प्लेटें हैं और 20 थोड़ी गॉड या छोटी प्लेटें हैं। तो अब बड़ी प्लेटों की बात करें तो सबसे पहले हमारी हो गई पैसिफिक प्लेट हो गई, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और दूसरी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट यानी उत्तर अमेरिकी प्लेट, और तीसरी हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथी हो गई हमारी यूरोपियन प्लेट,
और यूरेशियन, और 5वीं हो गई अफ्रीकन प्लेट, और उसी क्रम में हमारी 6वीं हो गई और वो अंतिम बड़ी प्लेट है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखें किस प्रकार से इन प्लेटों की दिशा है ना। तो हम बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में प्लेट हैं वो जिस तरह से पश्चिम की ओर विस्थापित हैं, और हम बात करें अगर यूरेशियाई प्लेट की तो यूरेशियाई प्लेट दक्षिण पश्चिम की ओर गति कर रही हैं या संचरण कर रही हैं, और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की बात करें तो ये उत्तर पूर्व की ओर जो है संचरण कर रही हैं। उसी आधार पर हम देखेंगे जो हिमालय पर्वत है यहाँ उसका निर्माण हुआ किससे, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराव से और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत ही मज़े से पढ़िए आप। अब ऐसे ही बात करें हम अफ्रीकन प्लेट की तो वो भी जो है उत्तर पूर्व में संचरण कर रही है। उसी आधार पर यहाँ देखेंगे हम किस प्रकार एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। तो हम बात करें जिस प्रकार से हैरी एस महोदय ने महाद्वीपीय जो कि सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया, तो उसी आगे बढ़ते हुए हम देखें तो जहाँ पर एक छोटी सी प्लेट और है जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका। और जुआन डी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकी प्लेट के टकराव से जहाँ हम कहते हैं रॉकीज पर्वत है उसका निर्माण हुआ, और जहाँ है एक नाजका प्लेट है। अब नाजका प्लेट जो है, नाजका प्लेट की बात करें तो इसके टकराव से और नॉर्थ जो साउथ अमेरिकी प्लेट है इसके टकराव से यहाँ इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पेरीचली खाई का निर्माण हुआ। अब देखें किस प्रकार से कौन सी प्लेट हैं, हम बिल्कुल अध्ययन कर पाएंगे कि कौन सी प्लेट टकराव होगा, कौन सी विखंडित होगी, कौन सी का घर्षण होगा या फॉल्ट बनेगा, बिल्कुल देखेंगे हम आगे। और इसी आधार पर हम बात करें तो अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव से यहाँ एटलस पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ यूरोप में, और जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण किससे हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। ठीक है, अब बिल्कुल देखते हैं, हम बिल्कुल अध्ययन कर पाएंगे यहाँ पर जो फिलीपींस है, यहाँ जापान द्वीप चाप समूह है, यहाँ क्यूरेसाइल है, ये सब इनका अध्ययन करेंगे हम किस प्रकार इनका निर्माण हुआ। और यहाँ जो हम कहें कि कैरिबियन द्वीप है, यहाँ वेस्ट इंडीज है कहें, और इसका निर्माण पश्चिमी द्वीप का किस प्रकार हुआ, आप बिल्कुल समझने वाले हो आगे। तो थोड़ा सा हमको अब इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटालते हैं। अब हम देखें कि प्लेट की संकल्पना है जिस प्रकार से कि कितने प्रकार की प्लेटें हैं, वो सॉरी माफ़ कीजिए, कि प्लेटें जो किस प्रकार संचरण करती हैं उनकी कितनी संख्या है ना। तो 3 प्रकार से जो है प्लेटें संचरण करती हैं, देखेंगे किस प्रकार से। अब बात करें हम कि एक तो प्लेटें क्या करेंगी, जो एक विखंडन कर रही है, जैसे प्लेटें इधर संबंध धाराएं उठी, जैसे देखिए हम संबंध धाराएं उठी तो यहाँ पर कुछ प्लेटें जो है विखंडित होकर विपरीत दिशाओं में जाएंगी। अब इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी सीमांत का निर्माण होगा, या डिस्कंटिन्यूटी जिस तरह से पढ़ा हमने कि सीमांत का निर्माण होगा, जिसे हम कहेंगे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, या रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं। अब देखें किस प्रकार रचनात्मक सीमांत कहते हैं इसको। जब मैंने बताया आप लोगों को कि जहाँ स्टेनोस्फीयर से संबंध धाराएं उठी और यहाँ पर क्या है कि सेमी लिक्विड अवस्था में पदार्थ हैं, तो सेमी लिक्विड अवस्था में तरल पदार्थ क्या होगा, ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर एक खाई का निर्माण होगा और यहाँ पर इसको भरेगी ये बिल्कुल, और यहाँ नई चट्टान, नए बलित पर्वत का निर्माण होगा। और उसी आधार पर हम देखेंगे कि जो जितने भी जो द्वीप हैं और जो छोटे छोटे बलित पर्वत हैं उनका निर्माण होता है। अब जे हम बात करें अगर अपसारी सीमांत के सहारे तो क्या होता है, जैसे मान के चलो 2 प्लेटें ऐसे विखंडित हुई तो रिफ्ट घाटी बनती है ना, रिफ्ट घाटी, जैसे रिफ्ट घाटी बनेगी, यहाँ इसको रिफ्ट घाटी कहते हैं जब जहाँ पर 2 प्लेटें विखंडित होकर विपरीत दिशा में खिसकती हैं। तो रिफ्ट घाटी में कहीं ना कहीं थोड़े बलित पर्वत निर्माण होगा धीरे धीरे इसके सारे, और बलित पर्वत हो भी सकता है या उसकी सेमी लिक्विड अवस्था में कम अगर लावा हुआ तो बलित पर्वत का निर्माण भी कम अवस्था में होगा या नहीं होगा, तो यहाँ खाई बनेगी। और थोड़ा और समय की बात करें और जो है स्टेनोस्फीयर से गर्म धाराएं उठेंगी, यहाँ थोड़ा और फैलाव होगा, जिसे हम कहते हैं अंतर छेदीकरण कहते हैं।
इसका क्या है, क्योंकि लगातार गर्म संबंध धारा आएगी तो इसका बिल्कुल जो है विखंडन होता जाएगा और स्थान जो है और प्लेटें दूर दूर खिसकती जाएंगी। तो इस आधार पर थोड़े रेखीय समूह का निर्माण होगा, एक सागर का निर्माण होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लाल सागर, अरब सागर में छोटे छोटे सागर जितने भी हैं उन सब का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे ऐसे ही प्रक्रिया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि संबंध धाराओं के जो है दबाव के कारण प्लेटें और क्षारीकरण होगा उनका, और एक समय ऐसा आएगा कि सागर बड़े महासागर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अटलांटिक महासागर है वो इसी अवस्था में है, आ गया है अब, और वहाँ जो है धीरे धीरे जो संबंध धारा में जैसे हमने बात की उठती है एस्टेनोस्फीयर से, तो वहाँ सेमी लिक्विड अवस्था में जो तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर आता है और यहाँ थोड़ा सा एक कटक का निर्माण करता है। कटक जैसे पर्वत के समान छोटी छोटी श्रृंखला होती है, उसको हम कटक कहते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे आगे हम कटक का जो हमने देखा किस प्रकार वो कटक, अभी देखा ना एरियस महोदय ने जिस प्रकार व्याख्या की थी कटक का निर्माण हुआ, तो वहाँ कटक का निर्माण होगा। ये जो है आगे की ओर जो भविष्य में घटना घटित होगी, तो इससे हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि लाल जैसे सागर का निर्माण सबसे पहले क्या होगा कि एक क्षारीकरण होगा, फिर उसके बाद रिप्ट घाटी बनेगी, बड़ी रिप्ट घाटी के बाद क्या होगा एक सागर बनेगा, रेखीय जल समूह कह सकते हैं आप। उसके बाद जो है महासागर बनेगा। जैसे धीरे धीरे तो बनती है, खाड़ी बनेगी, फिर गल्फ बनेगा उसका और बड़ा भाग जाएगा, फिर जैसे सागर में वे बनेगा खाड़ी, और आगे हम बात करें तो सागर बनेगा, फिर महासागर बनेगा। तो इसी आधार पर इनका स्वरूप बनता है। तो जैसा हमने जाना कि अपसारी सीमांत के सारे इतनी घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार सागरों का निर्माण होता है, तो ये जितने भी सागर हैं वो इसी अवस्था में बनते हैं। क्वेश्चन भी बनता है, एक बार MPPSC और UPSC में पूछा है कि किस प्रकार से जैसे हम बात करें रिफ्ट घाटी पर संबंध धाराओं के प्रभाव से आगे की भविष्य काल में किस प्रकार से दृष्टिगत होगी, तो कैसे हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल सागर का निर्माण होगा या रेखीय जल समूह का, और उसके आधार पर संबंध धाराओं की और ज़्यादा प्रभाव के कारण आगे महासागरों में परिवर्तित होगा। तो इस आधार पर जो है भौगोलिक दृष्टि से हम कह सकते हैं इस प्रकार से दृष्टिगत होती हैं विभिन्न घटनाएं। अब अगले क्रम में दूसरी प्लेट पे बात करें कि दूसरी जो है आमने सामने टकराव होगा, है ना। कुछ प्लेटें आमने सामने भी तो टकराएंगी, है ना, आमने सामने टकराएंगी। जैसे संबंध धाराओं के प्रभाव से मान के चलो कि इधर से प्रभाव आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो आमने सामने टकराएंगी विभिन्न प्रकार से, जैसे भी उनको जगह मिलती है संबंध धाराओं को। अब आमने सामने टकराएगी तो उसे कहते हैं हम अभिसारी सीमांत, है ना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी सीमांत, यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्च, ठीक है। अब अभिसारी सीमांत के सहारे जैसे आमने सामने प्लेटें टकराएंगी तो यहाँ क्या होगा, है ना, यहाँ पर विखंडन होगा, और जो प्लेटें भारी होगी या जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या करेगी, वो छेपित होकर नीचे चली जाएगी। जैसे मान के चलो एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट अगर इस पर ये भारी, मान के चलो ये भारी प्लेट है, ये ए मान लेते हैं, ये बी प्लेट भारी है, तो बी प्लेट इसके नीचे खिसक जाएगी, ये खिसक जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर जो संबंध धारा उठ रही है, यहाँ पर जो जी प्लेट आई, अब इस प्लेट का भाग संबंध धाराओं के कारण पिघल जाएगा एस्टेनोस्फीयर में, और इसके कारण जो है लावा बनेगा या मैग्मा कहीं नीचे, वो लावा की ओर जो ऊपर आएगी तो यहाँ बलित पर्वत का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम गारंटी से कह सकते हैं कि अभिसारी सीमांत के सहारे बलित पर्वत का निर्माण होगा ही होगा, ठीक है। एक बार रिफ्ट घाटी के आधार पर कह सकते हैं नहीं होगा क्योंकि कितनी मात्रा में लावा है उसकी वो नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो दूसरी प्लेट आई उसका क्षरण होगा, बिल्कुल क्षारीकरण होगा, और यहाँ पर संबंध धाराओं के कारण ऊपर की ओर जाएंगी जब इसके पिघलाव से, तो लावा ऊपर जाएगा, यहाँ बलित पर्वत का निर्माण होगा, जैसे विभिन्न छोटे छोटे पर्वत के निर्माण होते हैं, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं। अब दूसरा हम देखें तो जैसे दो महाद्वीपी प्लेटों के टकराव से हुई, जैसे हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत, है ना, तो हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट देखी हमने या यूरेशियाई प्लेट देखी, तो उसके टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और उसी के आधार पर हम देखें तो रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत और एटलस पर्वत, इनका निर्माण हुआ, है ना। अब दूसरे क्रम में हम बात करें कि अगर एक प्लेट मान के चलो कि महासागरीय, एक महाद्वीपी, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो कैसी है, महासागरीय प्लेट है, और उसके बगल में हम बात करें कि जैसे नॉर्थ अमेरिकाई प्लेट हो गई या फिर साउथ अमेरिकाई, या फिर उसके बगल में यूरेशियाई प्लेट की बात करें हम, अगर मान के चलो यहाँ महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपी प्लेट है, अगर इसका टकराव होगा
तो हम बात करें कि महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है तो महासागरीय प्लेट क्षेपित होगी, बिल्कुल जिसका घनत्व होगा वो क्षेपित हो जाएगी। जैसे हम ऐसे भी बात करें कि एक भारी किताब लेना और एक छोटी या कम घनत्व या कम वेट की किताब लेना, तो उन दोनों का हम टकराव करेंगे तो जो भारी होगी वो बिल्कुल नीचे जाएगी और पतली होगी या छोटा होगी वो बिल्कुल ऊपर जाएगी। तो इसी आधार पर जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे जाएगी और बिल्कुल यहाँ क्षरण होगा, बलित पर्वत का निर्माण होगा। और चूंकि यहाँ महासागरीय प्लेट है तो यहाँ पानी और उसकी जो है ठोस अवस्था भी कमज़ोर होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक खाई का भी निर्माण होता है और बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम बात करें दक्षिण अमेरिकाई प्लेट और नजका प्लेट देखा, जैसा हमने नजका प्लेट जो महासागरीय प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है उसका जब टकराव हुआ तो बिल्कुल पेरिचुली खाई का निर्माण हुआ और वहाँ जो है रॉक इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के सारे क्या होगा, एक तो बलित पर्वत बनेगा और एक खाई बनेगी, है ना। अब तीसरे क्रम में हम बात करें, अगर दो महासागरीय प्लेटों का टकराव होगा तो जिस महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगी और जहाँ क्या होगा, यहाँ बनेंगे द्वीपचाप समूह, है ना, एक द्वीप में बिल्कुल निर्माण होता जाएगा। तो जैसा कि हम बात करें अगर कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बगल में जो पश्चिमी द्वीप है या कैरिबियन द्वीप कहते हैं जैसे हम, और वहाँ वेस्ट इंडीज़ है, और बात करें हम तो जापान द्वीप समूह की या फिलीपींस द्वीप समूह की, या फिर हम बात करें क्यूरिसाइल की या क्यूरैल की या क्यूबा, इन सब की जितने भी ये द्वीपचाप समूह अंडमान निकोबार, तो इनका निर्माण महासागरीय प्लेटों के टकराव से ही हुआ है। और बिल्कुल जहाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल अब एटलस या किसी भी भूगोल में देखेंगे हम मैप में, तो जहाँ प्लेटें होंगी, कैसे हम देख सकते हैं ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, तो आप बिल्कुल व्याख्या कर पाओगे कि कौन सी प्लेट के टकराव से द्वीपचाप समूह बनेंगे, किस प्लेट के टकराव से बलित पर्वत बनेगा, कहाँ खाई बनेगी। तो इस प्रकार से एक बार और देखिए इसको, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कहाँ बलित पर्वत, कहाँ खाई और कहाँ पर द्वीपचाप समूह बनेंगे। ठीक है, समझ में आया आप सबको। और थोड़ा सा और आगे हम देखें, अभिसारी सीमांत हुआ हमारा, तो इस प्रकार से सारे निर्मित हुए पर्वत हो जी। और एक और बनता है हमारा तीसरा, कौन सा, संरक्षित सीमांत। इस सीमांत के सहारे क्या होता है कि दो प्लेटें ऊपर नीचे की ओर, है ना, विपरीत दिशा में ऊपर नीचे की ओर अगर होती हैं विस्थापित, तो यहाँ पर फॉल्ट बनता है और यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण होता है। तो ये जो है इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है जितना कि अपसारी सीमांत और अपसारी सीमांत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा अपसारी सीमांत, अपसारी सीमांत और संरक्षित सीमांत, तीन प्रकार के सीमांत है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायित्व है इनका, है ना। तो यही सारी थ्योरी है। अब हम बात करें अगर भूआकृतिक विज्ञान में, तो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हमारी दोनों खत्म हो चुकी हैं और हम आगे देखेंगे भूकंप, ज्वालामुखियों को, बल को भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से बलित पर्वत होती है और बल कितने प्रकार से कार्य करता है, और उसके बाद धीरे धीरे इसको हम खत्म करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को। तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार से हम भूगोल के चरण को पहले को ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है आप सबको ये क्लासें अच्छी लग रही होंगी और आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारे परिवार को और बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें और अपनी फैमिली को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे थैंक यू।